एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर 5 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये उसका पार्ट 2 है। प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। अब प्रिंट रिवॉल्यूशन क्या था? प्रिंट रिवॉल्यूशन सिर्फ यही नहीं था कि खूब सारी बुक्स छप रही हैं। मतलब प्रिंट रिवॉल्यूशन से हम ये नहीं कह सकते थे कि जो बुक्स का जो प्रिंटिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा हो गया। अब पहले हज़ारों में छपती थी, अब लाखों में छप रही, करोड़ों में छप रही हैं। बल्कि उनके जीवन पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया। जो उनका रिश्ता था एक इन्फॉर्मेशन से, जिस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन लेते थे, अब वो बहुत बहुत वाइड हो गया। मतलब कई रास्ते खोल दिए इसने। लेटेस्ट एक्सप्लोर सम ऑफ दिस चेंज। अब इसमें क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या हुआ। अ न्यू रीडिंग पब्लिक। प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने से मतलब जो न्यू रीडर्स हैं, मतलब जिन्हें और पढ़ने की इच्छा है, वो और ज़्यादा बढ़ गए थे। और प्रिंटिंग प्रेस ने क्या करा था, प्रिंटिंग मशीन ने जो बुक्स छपने की जो प्रोसेस थी उसको कम कर दिया था। मतलब पहले जो बुक छपती थी वो थोड़ी सी महंगी बनती थी, हाथों से लिखना पड़ता था, उसमें मेहनत ज़्यादा होती थी। अब प्रिंटिंग मशीन के आने से बुक्स सस्ती हो गई थोड़ी सी, और उनमें टाइम भी बहुत कम लगता था, मेहनत बहुत कम लगती थी। और एक समय पे मल्टीपल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बुकों की छपाई हो जाती थी। किताबों की एक प्रकार से मार्केट में बाढ़ सी आ गई थी। और जो पाठक हैं, मतलब जो पढ़ने वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी संख्या काफ़ी बड़ी थी। मार्केट में नई नई बुक्स आने से और नए नए रीडर्स भी आए, मतलब बुक पढ़ने वाले व्यक्ति भी आए साथ ही साथ। पहले जो बुक्स वगैरह हैं बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड थी, मतलब बहुत ही कम ही एरियो तक जा पाती थी। और जो कॉमन पीपल हैं वो पहले प्रिंट के पहले मतलब बुक्स आने के पहले जब प्रिंट होती थी उसके पहले एक ओरल कल्चर था। कोई खबर है मतलब ओरली इंसान को मतलब कहीं से कहीं किसी ने सुना दी, कहीं किसी को बता दी, ऐसा कल्चर था। जो पूजा पाठ होते थे, लोकगीत होते थे, लोक कहानियाँ होती थी, उनको लोग बाग सिर्फ सुनते थे। मतलब नॉलेज नॉलेज जो है एक इंसान से दूसरे इंसान तक अगर पहुंचती है तो उसका मीडियम एक ही था, ज़्यादातर ओरली। मतलब किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ सुन लिया। और प्रिंट के पहले मतलब जब ये प्रिंटेड कल्चर नहीं था, बुक्स की छपाई का कॉन्सेप्ट नहीं था, बुक तो एक्सपेंसिव तो थी ही, साथ ही साथ बहुत ही कम लोगों के पास भी पहुंच पाती थी बुक्स। और अब जो है कंडीशन ऐसी है बुक्स के, मतलब एक बाढ़ सी आ जाने से बुक्स के जो रीडर हैं वो भी बढ़े हैं। और ये थोड़ा सा इसमें सस्ती भी हुई थोड़ी सी। ये जो ट्रांजिशन था ये सिंपल सिंपल नहीं था। अब किताब तो वही पढ़ सकता है जो पढ़ा लिखा है। और उस टाइम पर जो यूरोप में लिटरेसी रेट बहुत कम था, 20वीं सेंचुरी के आसपास की बात करें तो उस टाइम पे यूरोप में लिटरेसी रेट कम था। और अब जो पढ़ा लिखा है वही पढ़ सकता है। अब पब्लिशर के लिए ये कोश सवाल था कि हर व्यक्ति तक ये प्रिंटेड बुक कैसे पहुंचाई जाए। अब मतलब जो पढ़ा मतलब जो बुक नहीं पढ़ सकता था, एटलीस्ट इतना तो हो कि वो सुन ले, मतलब अब वो सुनकर अपना ज्ञान प्राप्त कर ले। तो पब्लिशर ने क्या करा, जो लोकगीत होते हैं, लोक कथाएँ होती हैं, कविताएँ होती हैं, उनका पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। और वो ऐसी जो बुक्स हैं वो पिक्चरों से भरी रहती थी। मतलब उनमें पिक्चर या किसी प्रकार की कढ़ाई डिज़ाइन या कुछ बना दिया, कुछ पेंटिंग बना दी, जिससे लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। और इनको वहाँ गाया जाता था जहाँ पे टेवन टाउन हो, मतलब टाउन इन टेवन, मतलब ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग बाग नॉर्मली यंग लोग बैठते हैं, पार्टी करते हैं, घूमते फिरते हैं, बातचीत करते हैं, गैदरिंग होती है बहुत सारे लोगों की। एक बेसिकली कह सकते हैं जहाँ पे एक जहाँ जवान लोग सब लोग मिलते हैं, एक पार्क टाइप में। मतलब वहाँ पर इनका यूज़ किया जाने लगा। अब जो ओरल कल्चर है वो प्रिंट कल्चर में एंट्री कर चुका था। मतलब जो ओरल कल्चर जो था, किसी ने मतलब पर्टिकुलर एक ही, बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे, जो पढ़े लिखे हैं वो बोलते थे, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको बात सुननी पड़ती थी। अब क्या है, प्रिंटेड कल्चर आ जाने से कई लोग पढ़ लिख गए। अब जो ओरल है, मतलब जो लोग पहले ओरली सुनते थे किसी बात को लेकर, अब वो भी पढ़कर समझ सकते थे क्या क्या बात है, कौन सी बात है। और जो डिफरेंस था, मतलब एक भैया एक पढ़े लिखे व्यक्ति में और इलिटरेट पर्सन में, वो जो लाइन थी, एक जो बीच की दरार थी, वो अब मिट चुकी थी। और मतलब दोनों आपस में इतने घुल मिल गए थे, जो ओरली मतलब जो सुनते थे, अब वो लोग भी पढ़ लिख गए। पहले ऐसा था कि पहले जो पढ़ा लिखा व्यक्ति वही अपनी बात रख सकता था, बात बता सकता था कोई बात पढ़कर। अब जो कम पढ़ा लिखा था, अब उसने भी अपनी पढ़ाई कर ली, अब वो भी पढ़ना जानता था, अब वो भी बात को अपनी रखना जानता था। मतलब क्या होगा, जो डिफरेंसेस थे वो अब सारे ख़त्म हो गए थे।
रिलीजियस डिबेट एंड द फेयर ऑफ प्रिंट। देखिए, प्रिंटिंग का सिस्टम आ जाने से मतलब एक सर्कुलेट मतलब न्यू आइडिया की शुरुआत हुई थी। और अब उससे एक और नई दुनिया को जन्म दिया था। मतलब वो दुनिया थी डिबेट की दुनिया, बहस की दुनिया। भाई, यदि कोई व्यक्ति किसी के विचारों से सहमत नहीं है, तो वो अपनी मतलब वो भी प्रिंट कर सकता था कि भैया मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ, और उस बात को भी फैला सकता था और सोचने पर मजबूर कर सकता था कि यार नहीं, ये कैसी, ये इन्होंने ऐसी बात बोली है और मतलब मैं इसके खिलाफ हूँ। मतलब अपनी जो बात रखने के लिए, मतलब जो किसी बात से असहमत है, वो भी अपनी बात रख सकते थे और उस पर एक्शन लेने के लिए मतलब समाज को मजबूर कर सकते थे। प्रिंटेड बुक जब मार्केट में आई, तब इसका मतलब ये नहीं था कि हर व्यक्ति खुश है। मतलब बहुत से ऐसे लोग थे जो मतलब इस चीज़ से दुखी भी थे, क्योंकि मार्केट में अगर कोई अपनी बात लिखेगा तो उसके अगेंस्ट भी लोग बात लिखेंगे, उसके खिलाफ भी लोग बातें लिखेंगे। और इसको अगर कंट्रोल नहीं करा तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो रिबेलियन भी कर सकते हैं, रिबेल कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं इस बात का। और वैल्यूबल लेसन है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। और बात और इसी बात का था कि क्रिटिसिज्म का मतलब हर व्यक्ति अपना विरोध भी करेगा, जो अगेंस्ट है वो भी इसकी बात लिखेगा, और बात इसकी मतलब और फैलेंगी भी। अब ये जो प्रिंटिंग का सिस्टम था, आप देखते हैं अब इस पर रिलीजियसली क्या इम्पैक्ट पड़ा था। 1517 में एक व्यक्ति थे, मार्टिन लूथर नाम की, ये एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी, जिसमें इन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च में जो कुरीतियाँ होती हैं, जो प्रैक्टिसेस होती हैं, उनको इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था काफ़ी। और इसकी इनकी एक बुक की कॉपी जो है वो विटनबर्ग के चर्च के दरवाजे पर टांगी गई थी। बेसिकली ये उन आइडिया को चैलेंज करते थे जो मतलब कुरीतियाँ हैं। और इमीडिएटली मतलब कुछ टाइम के बाद ही लूथर बहुत ही फेमस मतलब बन गए थे, जाने माने, और इनकी किताबें कई ज़्यादा पढ़ी जाने लगी थी। कुछ टाइम के बाद चर्च का विभाजन हो गया और चर्च डिवाइड हो गए, और प्रोटेस्ट रिफॉर्मेशन की शुरुआत हुई। प्रोटेस्ट रिफॉर्मेशन का मतलब होता है कि बेसिकली जो रोमन कैथोलिक चर्च है, उनकी जो कुरीतियाँ, उनके खिलाफ एक बेसिकली मूवमेंट चलाना, ये है। लूथर की 5,000 किताबें बिक चुकी थीं, और 3 महीने के अंदर इनका सेकंड एडिक्शन आ चुका था। और लूथर का कहना था कि जो प्रिंटिंग सिस्टम है, ये भगवान का एक प्रकार से गिफ्ट है। और कई सारे स्कॉलर्स भी मानते थे कि ये जो प्रिंटिंग सिस्टम, ये मतलब एटमॉस्फेयर को चेंज करेगा, और ये पूरे मतलब अपने आइडियाज़ स्प्रेड होते हैं, और ये रिफॉर्मेशन लेकर आएगा। प्रिंट एंड डिसेंट। अब क्या हुआ कि ये जो प्रिंटेड मटेरियल है, ये जो जैसे जैसे पॉपुलर होने लगा, अब जो आम लोग हैं, वर्किंग क्लास है, मतलब जो थोड़े बहुत कम पढ़े लिखे, उन्होंने भी इन सब की शुरुआत की। और ऐसी 16th सेंचुरी में इटली में एक ऐसे व्यक्ति थे, मेनोकी, जिन्होंने अपने लोकल स्थान में ही पढ़ाई पढ़ाई शुरुआत की। मतलब जो बुक्स पढ़ने की शुरुआत है उन्होंने वहाँ से की। उसके बाद इन्होंने बाइबल का जो मैसेज है वो निकाला। फिर उन्होंने उस पर सवाल किए, जो रोमन कैथोलिक चर्च है, जो उनका कल्चर है, और बाइबल में क्या लिखा है, और ये लोग क्या, मतलब इनके मन में जो सवाल आए जब, तो इन्होंने उस पर सवाल किए। तो रोमन चर्च ने क्या करा, इंक्विजिशन निकाल दी। इंक्विजिशन मतलब होता है कि एक प्रकार का डिपार्टमेंट था इनका रोमन चर्च में, कि भैया जो भी धर्म के खिलाफ आएगा तो उसको हम पनिश करेंगे। और हेरेटिकल मतलब होता है किसी सवाल उठाना, बेसिकली कि भैया चर्च का जो कि ये जो नियम है, ये कैसे कहाँ से आया, ये नियम क्या नियम है। अगर किसी व्यक्ति को कोई नियम गलत लगता है तो उस पर सवाल उठाना, इसको कहते हैं। और इस तरीके से मेनोकी को 2 बार पकड़ा गया, और एट द लास्ट उसको जान मतलब मार ही दिया गया। और रोमन चर्च इस टाइप की जो पॉपुलर रीडिंग इनसे काफ़ी परेशान थी, और इसको कंट्रोल करने के लिए इसने बहुत सारे पब्लिशर और बुक सेल पर कंट्रोल करने की भी कोशिश की। और 1558 में इन्होंने एक प्रकार की एक इंडेक्स बनाया, लिस्ट बनाई कि भैया देखो कौन कौन सी किताबें हैं जो इस टाइप की मतलब धर्म विरोधी बातें हैं जो। द रीडिंग मनी, अब मतलब लोगों को पढ़ना पसंद आने लगा था।
17 और 18 सेंचुरी में मोस्ट ऑफ द मतलब कई सारी यूरोप की कई सारी जगहों पर लोग पढ़ने लगे थे और उन्हें पढ़ना अच्छा लग रहा था। और जो अलग-अलग प्रकार की चर्च है मतलब डिनोमिनेशन मतलब होता है जितनी भी प्रकार की चर्च है मतलब जहाँ पर जितनी भी प्रकार की चर्च है उन्होंने अब स्कूल खोलना शुरू शुरू कर दिया था गाँव में। और उसके साथ-साथ किसानों को और जो आर्टिस्ट लोग हैं जो मतलब कुछ घर से काम करते हैं उनको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। और 18th सेंचुरी के लास्ट लास्ट तक मतलब ऐसा टाइम आ गया था कि यूरोप में ज़्यादातर यूरोप में कुछ ऐसे लोग थे, कुछ जगहें ऐसी थीं जहाँ पे 60 से 80% लोग मतलब साक्षरता दर थी, मतलब जो लिटरेसी रेट था 80% तक पहुँच चुका था। मतलब लिटरेसी और जो स्कूल है यूरोप में एकदम फैलने लगे थे। और वर्चुअली रीडिंग बनी, अब मतलब लोगों को अब पढ़ना पसंद आने आने लगा था। पीपल वांटेड बुक मतलब लोगों को अब किताबें चाहिए थी पढ़ने के लिए। और जो प्रिंटिंग है जो जो मतलब पब्लिशर लोग हैं जो बुक छापा खाना करते हैं, वो उन लोगों ने भी काफ़ी मतलब इसको बुक छापना स्टार्ट कर दिया इसके साथ। न्यू ऑडियंस बनने के साथ साथ मतलब जो न्यू ऑडियंस है, न्यू रीडर्स हैं, उनके जैसे जैसे न्यू रीडर्स बढ़े उनके हिसाब से उनके हिसाब की जो बुक्स हैं वो भी प्रिंटेड होने लगी। मतलब जिसको जो मटेरियल पसंद है, किसी को कहानियाँ पसंद है तो कहानियों की किताब किताब बनने लगी, किसी को मोटिवेशनल बातें पसंद है उसको मोटिवेशनल की बातें बनने लगीं, किसी को लोक कथाएँ लोकगीत पसंद तो हर प्रकार की किताबें छपने स्टार्ट हो गई। और बुक सेलर ने क्या करा कि कोई एक बंदे को काम पर ही लगा दी कि भाई तुम जाओ गाँव-गाँव जाकर बुक्स बेचो। और एलमेंस की बुक छपने लगी, जो रिचुअल कैलेंडर है उसकी बुक बुक छपने लगी। एलमेंस का मतलब होता है बेसिकली पंचांग, जो सूरज की चाँद की दिशा बता दे कि चंद्र ग्रहण कब है, सूर्य ग्रहण कब है, मतलब इस टाइप की किताबें भी छपने लगीं। और इसके साथ-साथ जिन्हें एंटरटेनमेंट थोड़ी रुचि थी, मतलब एंटरटेनमेंट पसंद करते थे, ये ऐसी बुक भी छपने लगी। और इंग्लैंड में उस टाइम पर चैप बुक भी स्टार्ट थी। चैप बुक बेसिकली जो बेचता था इन बुक को उसको चैपमैन कहते थे। चैप बुक मतलब होता है कि एक छोटी-सी किताब होती है, जिसको गरीब आदमी भी खरीद के पढ़ सकता था। मतलब जैसे कि इंडिया में रुपए चलता है, पैसा चलता है। पैसा जो होता है सबसे छोटी करेंसी होता है, वैसे ही इंग्लैंड में पेनी होती है। एक एक पेनी में आप इसे चैप बुक खरीद कर पढ़ सकते थे। बिब्लियोथेकी ब्लू एक एक प्रकार की एक बुक आती है जिसको काफ़ी ये भी सस्ती होती है, जो कि ब्लू कवर में आती थी। और इसी के साथ साथ जो रोमांटिक किताबें हैं वो भी छपने लगीं और लगभग लगभग 6-7 पेज की होती थी। और जो हिस्ट्री की किताबें भी आती थी जो पास्ट के बारे में कुछ बताती थी। तो इस प्रकार से हर इंटरेस्ट के लोगों के लिए मार्केट में किताबें थी, जिसको जो मटेरियल पसंद है अपना खरीदे अपना पढ़े। अब 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि राजा महाराजा की कहानी आ रही है, रोमांटिक कहानी आ रही हैं, किसी प्रकार की लोक कथाएँ, लोकगीत आ रही हैं। इसके साथ-साथ करंट अफ़ेयर क अ, करंट अफ़ेयर की जो बेसिकली मैगज़ीन्स टाइप में होती हैं जो अभी बिक रही हैं, वो करंट अफ़ेयर की भी शुरुआत हो गई थी, जिसके साथ एंटरटेनमेंट भी दिया जाता था। मतलब किसी प्रकार का कोई हल्का 1-2 जोक छोड़ दिए हर हर पेज में, तो ये छोटा-छोटा एंटरटेनमेंट भी मिलता था। न्यूज़पेपर और जर्नल मतलब बेसिकली न्यूज़पेपर टाइप में शुरुआत होगी जो कि वार और ट्रेड की इन्फॉर्मेशन देता था। और दूर देशों की जानकारियाँ भी मिल जाया करती थी। बेसिकली न्यूज़पेपर का भी ट्रेंड स्टार्ट हो गया था। दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं, भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग हैं, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। मतलब अब उसी प्रकार से अब जो साइंटिस्ट थे और जो फिलोसोफर थे, उनकी किताबें भी मतलब उनसे रिलेटेड किताबें भी छपने लगी थी। मतलब किसी को कहानियाँ पसंद है, किसी को कुछ एंटरटेनमेंट का जोक्स वगैरह पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को लोकगीत पसंद है, लोक कथाएँ पसंद हैं। तो इस टाइप में लोग-बाग कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें साइंटिफिक बातें पसंद है, जिन्हें फ़िलॉसफ़ी की बातें पसंद होंगी। अब इन ये किताबें भी छपने लगी थी। और एशियंट और मेडिवल साइंटिफिक जो बातें हैं वो भी छपने लगी। मैप वगैरह, डायग्राम वगैरह जब इसैक न्यूटन ने जब डिस्कवरी की थी, अपनी मतलब जो साइंटिफिक चीज़ों की जब उन्होंने उन्होंने डिस्कवरी की, जब उनसे रिलेटेड बातें जब मार्केट में आई, तो मतलब एक प्रकार से उनका भी एक सर्कल हो गया था, मतलब जिन्हें साइंटिफिक बातें पसंद हों। और जो थिंकर लोग हैं, जो फिलोसोफर और थिंकर लोग हैं, थॉमस है, वोल्टेयर है, जीन्स है, इनकी किताबें भी लोग बाग पढ़ने लगे। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हर प्रकार के रीडर थे।
हर प्रकार के मतलब किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। अब मतलब मार्केट में सभी के लिए कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए मटेरियल था, जिसको जो पसंद हो अपना मार्केट से खरीदो और पढ़ो। ट्रेम्बल देयर फॉर ट्राइंट ऑफ द वर्ल्ड। अब मतलब बेसिकली ये जो बात वो कह रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ कह रहे हैं कि मतलब जो तानाशाही गवर्नमेंट होती है अपन उसके खिलाफ भी कुछ ना कुछ छाप सकते हैं। मिड 18th सेंचुरी में अब आम लोगों को लगने लगा कि भई ये जो एजुकेशन है, जो मतलब किताबें, बुक्स हैं जो बँट रही हैं, अब ये समाज को चेंज कर देंगी। अब मतलब अब पूरा बदलाव आने वाला है। अब अ, अब जो डेस्पोटिज़्म होता है, मतलब होता है जो तानाशाही गवर्नमेंट होता है, हम उसके खिलाफ भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। और ऐसे ही एक वर्ड थे, लुइस सेबेस्टियन मार्सियर, मतलब एक नोबलिस्ट थे 18th सेंचुरी की फ्रांस में। इनका ऐसा मानना था कि प्रिंटिंग प्रेस एक पावरफुल इंजन है जो कि मतलब पूरे समाज को बदल देगी और समाज को आगे ले जाएगी। मतलब इनकी बुक्स पढ़ने के बाद इंसान का व्यक्तित्व जो है चेंज हो जाता था, मतलब एक एनलाइटमेंट की मतलब प्रोसेस में रहता था, मतलब पूरा उसका दिमाग पूरे खुल जाता था। और इन्होंने एक बार कहा था कि मतलब जो ट्रेम्बल मतलब जो दुराचारी शासन होता है, जो मतलब सरकार बेकार गवर्नमेंट होती है, तानाशाही होती है, अब तुम्हारी खैर नहीं, अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। मतलब जो तानाशाही गवर्नमेंट है उसके खिलाफ इन्होंने ये बात कही थी। प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब कई हिस्टोरियन का ऐसा मानना है कि जो प्रिंटिंग का कल्चर है इसने मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कंडीशंस को क्रिएट करना, मतलब इसी ने ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेकर आया था। क्या कनेक्शन है इसका? इसके ऊपर तीन बातें, मतलब तीन पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं। जैसे जैसे प्रिंटिंग सिस्टम पॉपुलर हुआ और जो ज्ञान के लोग, मतलब जो ज्ञानी लोग हैं, वो लोग भी मार्केट में, जो थिंकर लोग हैं वो लोग भी आए। उन्होंने अपने जो विचार हैं, जो सरकार के खिलाफ में, डेस्पोटिज्म में, तानाशाही है, मतलब किसी प्रकार की कुछ या चर्च की तानाशाही है, उस पर उन्होंने सवाल करने शुरू कर दिए। और हर प्रकार का रीज़न मांगा कि भैया कुछ है, मतलब अपने तर्क वितर्क दिए कि भैया चर्च के पास ऐसे अधिकार हैं तो क्यों है, पर्टिकुलर किसी राजा के पास पर्टिकुलर ये अधिकार हैं तो क्यों है, मतलब तुम्हारे पास क्यों है, हम बाकी आम लोगों के पास क्यों नहीं है। मतलब अब लोग तर्क वितर्क करने लगे थे। अब जो चर्च की जो कुरीतियाँ हैं, जो प्रॉपर मतलब कुछ जो हक हैं, जो चर्च के पादरी को प्राप्त हैं, तो भैया पर्टिकुलर इन्हें ही क्यों प्राप्त हैं, हर आदमी को क्यों नहीं प्राप्त है, मतलब ये अब लोग बाग इन सवाल भी करने लगे थे। और ऐसे ही दो व्यक्ति हैं, वोल्टेयर और रोशियो। मतलब ये एक बेसिकली थिंकर हैं। अरे मतलब इनकी किताबें भी लोग बाग पढ़ते थे। जब इनकी किताबें लोग बाग पढ़ते थे तो वो लोग उनको एक नई आँख मिल जाती थी। नई आँख का मतलब होता है समाज को नए नज़रिए से देखने लगते थे और तर्क वितर्क करने लगते थे किसी भी बात को लेकर कि भैया ऐसा है तो पर्टिकुलर क्यों है, तुम्हारे पास क्यों अधिकार है, ये वाले आम लोगों के पास क्यों नहीं है। सेकंड जो बात है वो ये है कि लोग बाग प्रिंटिंग के कल्चर से, मतलब जब प्रिंटिंग मटेरियल मार्केट में आया तो वो अब उसने एक नए कल्चर को जन्म दिया था, वो था डायलॉग और डिबेट का। मतलब किसी प्रकार किसी व्यक्ति को कोई बात अगर पसंद नहीं आए तो वो अपने विचार रख सकता है, अपने विचार को समाज तक पहुंचा सकता है। और इससे क्या हुआ कि लोग बागों में एक मतलब मन में एक नया आइडियाज, जो सोशल रिवॉल्यूशन आया, वो इन्हीं से आया कि भैया कोई अगर मार्केट में समाज में कोई बात है तो पर्टिकुलर ऐसा ही क्यों है। मतलब जो पर्टिकुलर पादरी लोगों को, चर्च लोगों को जो अधिकार प्राप्त है तो उनको क्यों अधिकार प्राप्त है, ऐसा क्यों है, भाई उनमें और आम लोगों में क्या डिफरेंस डिफरेंस तो इस प्रकार के सवाल जब लोगों के मन में आए तो एक प्रकार का एक न्यू आइडिया ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन, मतलब एक सोशल रिवॉल्यूशन आया समाज में। 1780 के दशक में मतलब इतनी सारी बुक्स आ गई थी जो कि रॉयल लोग, मतलब जो अमीर लोग हैं, राजा लोगों का या तो मजाक उड़ा रहे हैं या उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मतलब ये जो बुक्स थी, मतलब ये जो लिटरेचर था, ये बेसिकली समाज में क्वेश्चन उठा रहा था। मतलब उनके खिलाफ कार्टून वगैरह की बुक छपने लगी थी। उनका ऐसा मानना था कि भैया जो आम वर्ग के लोग हैं वो तो भैया परेशान हैं और राजा लोग एंजॉय कर रहे हैं प्लेजर में अपना,
तो इस टाइप की जो लिटरेचर है लोगों के मन में सवाल खड़े करे इन किताबों के ज़रिए। हम इस बात पे आर्गुमेंट कैसे कर सकते हैं कि हमें तो इस बात पर शक ही नहीं होना चाहिए कि प्रिंटेड मटेरियल ने लोगों को अपने जो आइडिया है फैलाने में काफ़ी मदद की है। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि लोग सिर्फ एक ही तरह का लिटरेचर नहीं पढ़ते थे। यदि वे वोल्टेयर और रूशेल्स के लिटरेचर पढ़ रहे हैं जो चर्च के पादरी और चर्च की जो कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ उनकी आलोचना करते हैं, तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए ऐसा भी लिटरेचर होगा जो चर्च की कुरीति और चर्च के जो पादरी हैं उनको सपोर्ट करता होगा। ऐसा भी लिटरेचर होगा, मतलब दोनों टाइप के रीडर्स होंगे, जो अगेंस्ट भी पढ़ते होंगे, जो उनके सपोर्ट में भी पढ़ते होंगे। इससे लोग बाग सीधा देखकर ऐसा ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो गए। कुछ आइडिया को लोग बाग रिजेक्ट एक्सेप्ट कर देते और कुछ को रिजेक्ट कर देते। और प्रिंटेड मटेरियल ने बेसिकली आम लोगों के मन में जो थिंकिंग की भाव है, सोचने की भाव है, वो उसको पैदा करा था। 19वीं सेंचुरी में लिटरेसी रेट यूरोप में काफ़ी अच्छा, मतलब धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। और इसके साथ साथ मतलब न्यू रीडर्स भी बढ़ने चालू हो गए। अब जो बच्चे थे वो भी बुक्स पढ़ने लगे, जो महिलाएं थी वो भी बुक्स पढ़ने लगी, और जो वर्कर हैं, मतलब जो पहले जो नहीं पढ़ा करते थे, वर्कर बेचारे काम वाम करें कि बुक्स पढ़ें, अब वर्कर भी बुक्स पढ़ने लगे। चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर। अब 19 सेंचुरी में क्या हुआ कि बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी कर दी, कि मतलब हर बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट ही करनी है। और इससे क्या हुआ, एक रीडर्स है, मतलब बच्चे भी एक प्रकार के रीडर्स में शामिल हो गए, मतलब अब बच्चों के लिए भी बुक्स छपनी स्टार्ट हो गई। और 1857 में फ्रांस में एक प्रेस ही बना दी, जो मतलब सिर्फ बच्चों की किताबें, बच्चों से संबंधित उनकी किताबें और उनके सिलेबस सब्जेक्ट की किताबें छापे। अब इससे क्या हुआ, जो पुरानी किताबें हैं, मतलब पुरानी कहानियाँ, नई कहानियाँ भी छपने लगीं। और जर्मनी में एक ग्रिम ब्रदर्स है, मतलब दो ब्रदर्स हैं, उन्होंने क्या करा, जर्मनी गांव में कुछ रुके और कुछ टाइम बिताया। उन्होंने वहाँ पर जो लोक कथाएं हैं, लोकगीत हैं, उनको कलेक्ट करा और उनको इकट्ठा करा, और 1812 में उसका एक पूरा कलेक्शन ही बना दी, मतलब उसको पूरा एक बुक के रूप में एक उसका पूरा कलेक्शन बना दी, सेट बना दिया। जो भी एलाइट वर्ग के, मतलब जो अमीर लोग हैं, अगर उन्हें बच्चों के लिए कुछ स्विचेबल नहीं लगता था, जो वल्गर लगता था, उसको सिलेबस से हटा दिया जाता था। और इस प्रकार से ग्रामीण में मतलब एक नया रिकॉर्ड आया, और कई सारे जो प्रिंटेड रिकॉर्ड है, मतलब मिला, और इसके बाद कई सारे बदलाव भी आए। अब जो है महिलाएं भी रीडर बन रही थी, और एज वेल एज राइटर, मतलब वो मतलब महिलाएं राइटर भी थीं अब, और रीडर भी थीं। पेनी मैगजीन जो है वो स्पेशली महिलाओं के लिए थी, बेसिकली उनके बिहेवियर को सही करने के लिए, और उनके हाउस कीपिंग, मतलब घर गृहस्थी के लिए। स्पेशली जो पेनी मैगजीन थी वो महिलाओं के लिए थी, हाउस कीपिंग वगैरह, जो उनकी कुछ घर के कामकाज उसके लिए हेल्पफुल थी। जब नोबल 19 सेंचुरी में स्टार्ट हुई, तो महिला भी उसका इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी थी। और कुछ महिलाएं जो नोवेलिस्ट हैं उनके बारे में दिया गया, जैन हैं, ब्रॉन सिस्टर हैं, और जॉर्ज फ्लोइड हैं। मतलब ये ऐसी महिलाएं, जब कोई दूसरी महिला इनकी किताबें या इनकी नोवेल पढ़ती थी, तो महिला अपने अपने आप को पावरफुल, स्ट्रेंथ मतलब पावरफुल, और उसके अंदर भी सोचने समझने की शक्ति, मतलब सोचने समझने की जो क्षमता है वो पैदा हो जाती थी। अब क्या हुआ, 17 सेंचुरी में लाइब्रेरी एग्जिस्ट में आ गई थी, मतलब लाइब्रेरी जो है वो खुलने लगी थी, लाइब्रेरी स्टार्ट हो गई थी। और 19 सेंचुरी तक ये जो वर्क है, और इंग्लैंड में ये बेसिकली उन लोगों के लिए था, मतलब जो बुक्स वगैरह नहीं खरीद सकते थे, अब वो उनको भी पढ़ना है, वो कैसे पढ़ें, जो वर्कर लोग हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, अब उनके लिए बुक्स थोड़ी महंगी होती थी। उनके लिए ऑप्शन ये था कि भाई लाइब्रेरी आ जाओ, अपने आप को सेल्फ एजुकेटेड करो, अब वहीं वहीं पर रहकर बुक पढ़ो।
और पढ़ाई के दौरान ही जब पढ़ाई से फ्री होते थे तो अपने आप को मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते थे, सेल्फ एक्सप्रेस करते थे किसी न किसी प्रकार के। और कई लोगों ने पॉलिटिक्स के बारे में लिखा, अपनी ऑटोबायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी, मतलब अपने बारे में भी कुछ लिखा जब वो पढ़कर सभ्य हो गए। फर्दर इनोवेशन। अब और क्या क्या इनोवेशन हुए 18th सेंचुरी में। प्रेस में जो प्रिंटिंग प्रेस होती है उसमें मेटल का यूज़ होने लगा था, मतलब और थोड़ा सा बेटर हुआ था काम। और 19th सेंचुरी में और कई सारे चेंजेस आए थे, जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी, जिस तरीके से प्रिंटिंग पेपर को प्रिंट किया जाता था, और उसमें कई सारे बदलाव आए। और मिड 19th सेंचुरी में न्यूयॉर्क में एक रिचार्ड नाम के व्यक्ति ने एक सिलेंड्रिक प्रेस बनाई थी, मतलब एक और मतलब प्रेस बनाई थी जो प्रिंटिंग मशीन है वो क्या करती थी, 1 घंटे में 8,000 शीट मतलब छाप सकती थी। मतलब बेसिकली इसका न्यूज़पेपर से रिलेटेड काम होता था। और लेट 19th सेंचुरी में छः मतलब अब पहले क्या होता था, ब्लैक एंड वाइट में आते थे पेजेस, अब 6 कलर में आने लगे। जो भी प्रिंटिंग प्रेस है अब वो 6 कलर में प्रिंट करने लगी थी। और 20th सेंचुरी के स्टार्ट में अब इलेक्ट्रिक मशीन भी आ गई थी, और कई सारे डेवलपमेंट हुए थे जिसने पेपर की क्वालिटी को, मतलब पेपर डालने की जो प्रोसेस है उसको बेटर करा था। और ऑटोमेटिक पेपर रील में इम्प्रूवमेंट हुआ था, फोटो इलेक्ट्रॉनिक हुआ था। और इस तरीके से जो छोटे मोटे चेंजेस करे थे, मतलब एक टाइम आते आते पूरा इसने रिवॉल्यूशन लिया था, पूरे तरीके से इस सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दिया था। और जो प्रिंटर हैं और जो पब्लिशर हैं उन्होंने न्यू स्ट्रेटेजी से और अपने सामान को, मतलब अपनी बुक्स को, प्रिंटिंग को सेल करा था, मतलब उन्होंने जो मार्केटिंग का तरीका अपनाया था वो थोड़ा अलग था। 19th सेंचुरी में उन्होंने क्या करा, जो सीरियल वाइज उन्होंने जो इम्पोर्टेंट नोवेल थी उनको उनको उस तरीके से सीरियल वाइज बेचना स्टार्ट करा था। मतलब बेसिकली एक कहानी होती बड़ी सी, उसको फर्स्ट पार्ट में कर दिया, सेकंड पार्ट में कर दिया, थर्ड पार्ट में कर दिया किसी बड़ी कहानी को, ताकि इंटरेस्ट लोगों का बना रहा है। जैसे मूवी बनती है, फर्स्ट पार्ट बन रहा है, सेकंड पार्ट बन रहा है, थर्ड पार्ट बन रहा है, उसी तरीके से पहले बुक्स भी आती थी। और 1920 में चीप सीरीज एक चीप सीरीज़ आई थी जिसको शिलिंग सीरीज़ भी कह देते, उसी के साथ डस्ट कवर, बुक जैकपॉट का भी इनोवेशन हुआ था 20 सेंचुरी में। जब 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, मतलब इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, तो पब्लिशर ने क्या करा कि उन भैया जो खरीदने वाले हैं उनको ज़्यादा महंगा ना पड़े, मतलब उनको इकोनॉमिकली इजीली मिल जाए, तो उन्होंने क्या करा, सस्ती चीप पेपर पे एडिक्शन निकालना स्टार्ट कर दिया था। जो प्रिंटर थे, पब्लिशर थे, कि भैया जो लोग खरीदने वाले हैं उनको ज़्यादा महंगा ना पड़े ये सब चीज़ें। इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंटिंग। अब देखते हैं, अब अभी तक जो था वो इंग्लैंड के बारे में था, यूरोपियन कंट्री के बारे में था। अब इंडिया के बारे में देखेंगे कि यहाँ पर प्रिंटिंग का सिस्टम कब से चालू हुआ, और इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ को कैसे शेयर किया जाता था। जब प्रिंटिंग का सिस्टम नहीं तो उससे पहले अपने आइडियाज़ को किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता जाता था। मेन्यू मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंटिंग। इंडिया में पहले से ही ये पुराना कल्चर चला आया है कि संस्कृत हो, चाहे अरबी हो, चाहे पर्शियन हो, चाहे कोई भी अपना किसी भी भाषा हो, चाहे तमिल की तमिलनाडु की तमिल हो, कर्नाटक की कन्नड़ हो, वहाँ पर अपना हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट ही चलती थी। मैन्युस्क्रिप्ट या तो पाल्म लीफ पर लिखा जाता था, या फिर हैंडमेड पेपर जो होते हैं उन पर लिखी जाती थी। और पेजेस में जो हैंडमेड पेपर होते हैं उन उन पर कभी कभी चित्रकारी भी की जाती थी, मतलब कोई पेंटिंग वगैरह भी कर दी। इनका जो लाइफ लाइफ स्पैम होती है वो थोड़ी सी छोटी होती, तो इसीलिए इनको प्रिजर्व करने के लिए वुडन कवर में इन्हें रखा जाता था। लेकिन 19th सेंचुरी के पहले तक यही कल्चर था कि मैन्युस्क्रिप्ट का यूज़ किया करता था। जो लेट 19th सेंचुरी होती थी, मतलब वो 1890 के आसपास तक, जब प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में नहीं आई थी, तो मैन्युस्क्रिप्ट ही चलती थी। मैन्युस्क्रिप्ट जो थी वो पहले की वो एक्सपेंसिव होती थी, और काफ़ी नाजुक होती थी। इनको बहुत सावधानी से यूज़ करना पड़ता था, और इन्हें बेसिकली मतलब इजीली रीड नहीं कर सकते थे। एक 14th सेंचुरी की एक मैन्युस्क्रिप्ट दी हुई है।
मतलब मैन्युस्क्रिप्ट का बेसिकली डेली यूजेज नहीं होता था, मतलब एवरीडे ये इंसान यूज़ नहीं करता था, कभी कभी यूज़ करता था। अब लेकिन ये है कि जब पहले जब प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, जब बुक्स नहीं थी, तो इंसान स्कूल कैसे जाता था, पढ़ता कैसे था। बंगाल में और बंगाल में काफ़ी बड़ा नेटवर्क था प्राइमरी स्कूल का, मतलब पहले जो बच्चे जाते थे वो टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते थे, मतलब जो प्रिंटिंग बुक होती हैं, टेक्स्ट बुक होती हैं, उन्हें नहीं पढ़ते थे। तो कैसे पढ़ते थे? जो टीचर है, मतलब अपनी याददाश्त से जो भी उनको याद है वो सब ओरली बता देते। और इस तरीके से बच्चे बिना कोई टेक्स्ट बुक पढ़े ही वो लिटरेट हो जाते थे, मतलब बिना कोई मतलब प्रॉपर बुक पढ़े वो भी पढ़े लिखे हो जाते थे। प्रिंट कम्स टू इंडिया। अब पहली बार इंडिया में प्रिंटिंग की शुरुआत कैसे हुई? ये मिड 16th सेंचुरी में हुई थी। पहली बार जब पुर्तगीज़ मिशनरी गोवा में आए थे तो वो अपने साथ प्रिंटिंग मशीन लाए थे। तो ज्यूसिड प्रिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले कोंकणी सीखी और कई सारे बुक्स प्रिंट की। 1764 में लगभग 50 किताबें प्रिंट हो चुकी थी, जो कि कुछ कोंकणी भाषा की थी और कुछ कन्नड़ भाषा की थी। और जो कैथोलिक प्रिस्ट थे उन्होंने पहली तमिल बुक 1579 में कोचीन में छापी थी। और 1713 में पहली मलयालम बुक प्रिंट हुई थी। और जो डच मिशनरी थे उन्होंने 1710 तक लगभग 32 तमिल भाषाएं, मतलब तमिल भाषा की बुक छाप दी थी, जिनमें से कई सारी पुरानी बुक्स थी, उनको ट्रांसलेट करा गया था। लेकिन इंग्लिश भाषा की जो प्रेस है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की जो प्रिंटिंग प्रेस है, वो कई टाइम तक इंडिया में मतलब ग्रो नहीं कर पाई थी, इंडिया में सही से नहीं आ पाई थी। और कुछ टाइम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, लेट 70 सेंचुरी के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर जो इंग्लिश की किताब, मतलब इंग्लिश वाली जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको इंपोर्ट करवाया गया था इंग्लैंड से। 1780 के टाइम पे एक जेम्स हिक्की नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने पहली बार बंगाल गजट, एक वीकली मैगज़ीन होती है, उस इसकी शुरुआत की थी, जो कि एक, उन्होंने इसको डिस्क्राइब भी करा था कि भई ये कमर्शियल है, किसी से इन्फ्लुएंस, मतलब किसी भी प्रकार का दबाव में नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट एंटरप्राइजेज़ है। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि हम किसी अंग्रेज़ों के दबाव में आकर ये करते हैं। ये प्रकार से पूरी इंडिपेंडेंट है। इसमें हिक्की क्या करता था कि लॉट ऑफ एडवर्टीज़मेंट छापता था, जो कि रिलेटेड होते थे, यहाँ तक कि स्लेव्स, मतलब जो मज़दूर वगैरह होते जिनको ख़रीदा बेचा जाता था, इसकी भी एडवर्टीज़मेंट होती थी। और इसी के साथ-साथ जो कंपनी के ऑफ़िसर हैं उनकी बातचीत भी छापी जाती थी, मतलब कि भैया इस ऑफ़िसर ने क्या कहा, इस ऑफ़िसर ने ये बोला, ये वैसा बोला। तो ये सब बातें भी छापी जाती थी। इस बात पर गवर्नर जनरल जो वॉरेन हेस्टिंग इस बात पर गुस्सा हुआ और हिकी पर उसने केस भी चलाया कि भैया ऐसी जो ऑफिशियल बातें इसको पब्लिकली आप नहीं कर सकते, इससे इमेज ख़राब होती है। और 18 सेंचुरी के आसपास कई सारे जो जर्नल हैं वो प्रिंट होने लगे थे। और इंडियंस भी ऐसे कई सारे हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत कर दी थी, मतलब अब वो लोग भी अपना मैगज़ीन है या न्यूज़पेपर है छापना स्टार्ट कर दिया था। और ऐसे ही एक गंगाधर भट्टाचार्य हैं, उन्होंने भी शुरुआत की थी इसकी, जो कि राजा राम मोहन रॉय के काफ़ी करीबी थे।